पढ़ रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका पार्ट 3 आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह जो अपनी दादी के बारे में लिख रहा है, तो इसने बतौर एक चाइल्ड के शुरुआत की है इस कहानी की। तो शुरू में इसने लिखा कि किस तरह से इसकी दादी बहुत ही ओल्ड थी, बहुत ही बूढ़ी थी, और इतनी बूढ़ी थी कि उससे 20 साल पहले भी ऐसी देखी थी तो अब भी ऐसी है। और इस तरह से वो को ये कहना कि वो कभी यंग एंड प्रेटी थी, इस पर यकीन नहीं आता था। और फिर उसकी थोड़ी सी फिज़िकल डिस्क्रिप्शन भी आई है दादी की इसकी, कि वो शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट थी, और उसका चेहरा वो क्या था, दैट वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि इसकी दादी का चेहरा क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स था और वो रन कर थी हर तरह से एक तरह, मतलब कहीं से भी कहीं उसके चेहरे पर जुरियाँ ही जुरियाँ थी, वो क्रिस क्रॉस था, यानी कि एक जाल सा बना हुआ था उसके इस पे चेहरे पर। और दूसरी बात ये कि अब वो ये भी कहा इसने कि वो शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट एंड विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि वो हॉबल करती थी, घर में वो चहलकदमी करती रहती थी, इस तरह से बूढ़े हिसाब से वो बूढ़ी जैसे चलते हैं, अपनी कमर पे हाथ रखती थी, एक हाथ, दूसरा हाथ उसकी रोजरी पर होता था, उसकी माला पर होता था, जिसको वो जिसके बीड्स को लगातार वो काउंट करती थी, टेल करती रहती थी और कुछ प्रेयर पढ़ती रहती थी और इस तरह से टहलती भी थी इसमें। फिर उसके सिल्वर लॉक्स, यानी कि उसके जो सफ़ेद बाल थे, उनके बारे में इसने कहा था कि वो अनटाइडी होते थे, पकड़ फेस होता था, वगैरह वगैरह। तो वो एक एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी थी, और इसमें जिसके लिए इसने खास वर्ड्स यूज़ किए हैं, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो इस तरह की थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ये पढ़ते रहे इसमें। फिर आगे हमने ये भी पढ़ा कि इसने कहा कि शुरू में जब ये गांव में थे और जब इसके पेरेंट्स शहर में अभी वो सेटल्ड नहीं थे, तो ये गांव में अपनी दादी के पास था, तो वहाँ बिल्कुल ही क्लोज थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही नज़दीक रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे और स्कूल भी साथ जाते थे, क्योंकि स्कूल और टेम्पल एक ही था साथ में। ये स्कूल और टेम्पल, मतलब दादी टेम्पल जाती थी, ये स्कूल जाता था, तो वो एक ही साथ जाते थे और आते भी थे वापस, तो बिल्कुल साथ ही थे। तो बहुत गहरा रिश्ता था इसकी दादी का और इसका। लेकिन फिर जब ये शहर चले गए तो वो एक चेंज आ गई, जिसके लिए इसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, टर्निंग पॉइंट। वहाँ ये हुआ कि अब ये स्कूल इसके साथ नहीं जाना शुरू हो गई, और अब दादी ने, जो कि पहले गांव में कुत्तों के लिए चपातियाँ डालती थी, रोटियाँ उनको डालती थी, अब ये शहर में इसने किया कि अब ये चपातियाँ जो कोर्टयार्ड में स्पैरोज आती थी उनको डालना शुरू किया, यानी कि अपना जो जनरॉसिटी का काम है, जो नॉन ह्यूमन जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ वो उसका बराबर रहा। तो अब यहाँ से हमने आगे पढ़ना है, ये हम पढ़ते हैं आज। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, कहता है जैसे जैसे ईयर्स रोल बाय हो गए, जैसे जैसे साल गुजरते गए, ईयर्स रोल्ड बाय रोल्ड बाय लुढ़कते गए आगे, यानी कि तेजी से निकलते गए आगे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को कम देखा। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को के कम हमने देखा, यानी कि अब हमारी मीटिंग उतनी ज़्यादा नहीं की, स्कूल ज़्यादा था अलग से। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ वक्त के लिए वो उसी तरह से कंटिन्यू करती गई, जैसे वो उधर गांव में करती थी वैसे ही उसको जगाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उसको तैयार करती स्कूल के लिए, जैसे वो गाँव में किया करती थी वैसे ही भी यहाँ भी कंटिन्यू किया इसने। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, और जब मैं वापस आता, when I came back, मतलब एक्चुअली ये came back from school, when I came back, जब मैं वापस आता, she would ask me what the teacher had taught me, तो वो मुझे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। taught me, ये पास्ट टेंस में यही बात है। फिर had taught, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, याद रखना।
वो मुझे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था पास्ट टेंस, मोस्ट पास्ट के सेंस में ले रहा था। एक्चुअली ये दूसरी क्लास में यूज हुआ। व्हेन आई केम बैक ये एक क्लास है। शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वो मुझे पूछती, ये दूसरी क्लास है। एंड तीसरी क्लास जो है व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, ये तीसरी क्लास है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तीसरी क्लास आई इस दूसरी के साथ जुड़ के। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो क्या था, फिर मैं उसको जवाब बताता इंग्लिश के वर्ड्स, यानी अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स उसको मैं जवाब बताता वो टीचर ने क्या पढ़ाया। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। अब ये हमने पढ़ा पहले कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था और जाता था मोटर बस में। अब ये जब वापस आता था स्कूल से तो इसकी दादी पूछती थी क्या पढ़ाया तुमने टीचर ने तुमको। तो जवाब में ये कहता था, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स उसको बता देता था कि ये मतलब जाहिर है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो इंग्लिश ज़बान सीख रहा था, तो वो उसके वर्ड्स बता रहा है इसको कि ये पढ़े हमने स्कूल में। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और ये भी बताता था उसको छोटी छोटी चीज़ें। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्ट की जो साइंस है, जो मॉडर्न साइंस एक्चुअली है, जो आज के दौर में जो साइंस है ना, इसकी शुरुआत वेस्टर्न साइंस से है। यही वेस्टर्न साइंस है क्योंकि इस पे इंग्लिश लैंग्वेज का गलबा और वेस्ट का गलबा है। खास करके अमेरिका का बहुत गलबा है आज की साइंस पर, तो इसलिए इसको कहा जाता है वेस्टर्न साइंस। तो ये साइंस पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था अंग्रेजी ज़बान में, और फिर साइंस भी पढ़ता था वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें बताता था। एंड लर्निंग, और दूसरी मतलब जो इल्म है, दूसरा इल्म है, वो इल्म भी वो जो इंग्लिश में सीखता था उसके बारे में। और वेस्टर्न साइंस के अलावा कई और इल्म हैं जो हम वेस्ट से जिसका आज हम मतलब लगाते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स जो पढ़ रहे हैं हम, वो भी बहुत इम्पैक्ट है उसमें वेस्टर्न थाट का। इकोनॉमिक्स में वेस्टर्न थाट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसकी भी। फिलॉसफी है, कुछ भी बहुत ज़्यादा जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, ह्यूमैनिटीज़ पे भी बहुत गलबा है इस वक्त वेस्टर्न थाट का, और ये सब आता है लर्निंग में। तो ये बताता थोड़ी थोड़ी चीज़ें वेस्टर्न साइंस के बारे में और लर्निंग के बारे में जो ये सीखता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ, जाहिर है द लॉ ऑफ ग्रेविटी जो साइंस में आता है, फिज़िक्स में आता है, तो ग्रेविटी का कानून क्या है। तो आप मेरे ख्याल से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते होंगे द लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद पता नहीं हो ग्रेविटी का लॉ क्या है, तो उनको लिए मैं बता रहा हूँ। ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, हर ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और इसी की वजह से चीज़ों का वज़न बनता है। चूँकि हर चीज़ ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, तो ये कहा जाता है, कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि ज़मीन की एक ग्रेविटी है, एक पुल है, एक कशिश है, जिसके ज़रिए वो अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। और इस तरह से जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जितने भी चीज़ें हैं, आसमानी चीज़ें हैं, जिसमें सूरज है, जिसमें स्टार्स हैं, जिसमें चाँद है, कुछ भी इतने प्लैनेट्स हैं, कुछ भी जो दुनिया में जो भी कोई हेवनली बॉडी है, वो सब मास रखती हैं और वो दूसरे मास को अपनी तरफ खींचती हैं। और ये जनरल लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि हर मास जो है अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को, एक यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है तो उसी का खिंचाव उतना ज़्यादा होगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हम सीधे सिंपल टर्म्स में ये लेते हैं कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी बताया उसने। फिर है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल भी बताता है, उसको अपनी दादी को बता रहा है इसको कि आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल बेसिकली वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रिंसिपल दिया है कि ये जो जिसको हम कहेंगे तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, यानी कि ये एक साइंस का प्रिंसिपल है जो इसने आर्किमिडीज़ ने बनाया। इसमें मतलब ये बताया, इसी प्रिंसिपल इसी ने बताया कि जब कोई बॉडी डिप की जाती है किसी लिक्विड के अंदर, व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड,
तो उस बॉडी का जो लॉस ऑफ वेट होता है, द लॉस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी डिप्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यानी कि जो कोई चीज़ अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो उसका लॉस, उसके वेट का लॉस उस बॉडी का उसके बराबर होता है जितना वो डिस्प्लेस कर देती है उस लिक्विड को। जिस लिक्विड में उसको डाला गया उतना, जितना उसने उसको डिस्प्लेस किया उतना उस बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। सीधे मैं समझाता हूँ, समझाने के लिए मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ। अगर एक पानी का बर्तन है, पानी के बर्तन में अगर आप कुछ चीज़ डाल देते हो, फर्ज करो फुल एक पानी का बर्तन है, पूरा भर दिया आपने, थोड़ी सी भी जगह नहीं है, पूरा भर दिया। अब उसमें कोई चीज़ ऊपर से डाली इसने, तो वो होगा ये कि उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। पानी जो ही चीज़ डालोगे उसमें तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, वो गिरना हो जाएगा और गिरना शुरू हो जाएगा। और जितना अगर पानी है, अगर जितना गिरा हुआ पानी अगर आपने उसको कलेक्ट किया तो जितना वजन उसका होगा उतना ही इस बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा। यानी कि जितना इसका ओवरऑल वेट है उसमें से माइनस करो, वेट वो उतना ही होगा, माइनस हुआ वेट वो उतना ही है जितना वाटर जो है जो हमने कलेक्ट किया गिरा हुआ उतना वेट, तो उसके बराबर हो जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये साइंस कहती है और ये इस आर्किमिडीज ने दिखाया है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। और ये एक और बात कि दुनिया गोल है वगैरह वगैरह, तो ये दादी के लिए सब चीज़ें नई थी। ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब चीज़ें इसकी दादी के लिए बिल्कुल नई और एकदम नए दौर की हैं। और इसके दादी जो है पुराने प्रिंसिपल्स, पुराने ख्यालात के हिसाब से है, तो नेचुरली उसको अच्छा नहीं लगेगा ये। तो ये हम पढ़ते हैं आगे। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे वो अनहैप्पी हो जाती थी, दुखी होती थी, इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये नया अगर कुछ सीख रहा है तो ये कुछ मज़हब के खिलाफ होती जाती होगी बात। ये आगे पढ़ रहे हैं। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और अब वो इसको मदद नहीं कर सकती थी इसके लेसन्स के साथ, यानी कि इसको सिखा नहीं सकती थी इसके लेसन्स। अब इसकी पढ़ाई जो थी, इसकी दादी की पढ़ाई से ये उसकी समझ से दूर थी। ये वेस्टर्न साइंस पढ़ रहा था, इंग्लिश पढ़ रहा था, तो और नई चीज़ें थी जो इसकी दादी को खबर भी नहीं होगी, तो ये इसलिए वो इसको हेल्प नहीं कर सकती थी इसके लेसन्स के साथ। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और वो उन चीज़ों पे यकीन नहीं करती थी, उन चीज़ों पे जो दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल। दे थॉट नहीं, दे टॉट होना चाहिए, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, TAUGHT, they taught at the English school। और she did not believe in the things they taught at the English school। और वो क्या था, वो उन चीज़ों पे यकीन नहीं करती थी जो वो चीज़ें पढ़ाते थे इंग्लिश स्कूल में। जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे चीज़ें, उन पे वो यकीन नहीं करती थी। ये हम पढ़ रहे हैं कि मतलब इसको पसंद नहीं आ रहा था वो चीज़ें, और यकीन भी नहीं था उन चीज़ों पे, क्योंकि ये मजहबी तौर से मतलब पुरानी बूढ़ी औरत थी। अब साइंस की नई बातें जो है कहाँ इसको आती होती। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और ये खास इसकी डिस्ट्रेस की बात थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत ही मायूस थी, बहुत ही दुखी होती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि कोई टीचिंग नहीं होती, कोई पढ़ाता नहीं था गॉड के बारे में, खुदा के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स, और मजहबी किताबों के बारे में। मजहबी किताबों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, यानी कि ये सब दुनियादारी की बातें होती थी। उसकी दादी के हिसाब से दुनिया की चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और जो मजहबी चीज़ें हैं, जो असली मकसद है ज़िंदगी का, ख़ास करके बूढ़े लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान होता है, तो वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। इसलिए वो इसकी दादी जो थी डिस्ट्रेस्ड थी। डिस्ट्रेस्ड मतलब ये कि मतलब काज मेंटल पैन, वो मेंटल पैन होती थी, दिल दुखी होता था उसका। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। कहते एक दिन मैंने अनाउंस किया, एक दिन मैंने उसको बताया, दादी को बताया, अनाउंस किया। अनाउंस होता है ऐलान करना, तो ये बताने से मुतालिक है यहाँ। तो
कहता है कि मैंने बताया अपनी दादी को कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे थे, यानी कि म्यूजिक के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जाहिर है म्यूजिक, इसको वो ये समझती थी कि वो कोई लेसन नहीं हुआ। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वो बहुत परेशान हो गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड होता है जब ऐसी मेंटल स्टेट, डिस्टर्ब का मतलब ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें इंसान के दिमाग में बेचैनी हो, अथल पथल हो। तो ये बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, और उसके लिए म्यूजिक की लिव्ड एसोसिएशन थी, यानी कि इसकी दादी के लिए म्यूजिक जो था वो बुरे, मतलब जिसको कहेंगे हम वायात किस्म की एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको कहेंगे हम कि हमारी सोसाइटी में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, जिसमें वायात हिसाब हो, जिसमें बेशर्मी की बात की जाए, उनको कहा जाता है लिविड। जैसे ऐसे टॉपिक पर की बात की जाए जो एडल्ट्स के बारे में बातें हों, तो इस तरह की जो बेहुदा, इस बेशर्मी की बातें, जो बड़ों की बातें होती हैं, जो नहीं बताई जाती हैं, तो उनको कहा जाता है लिव्ड। तो म्यूज़िक की भी लिव्ड एसोसिएशंस थी, ये इसकी दादी का ख्याल था। मतलब लिव्ड होता है टेंडिंग टू मॉरल लूजनेस, यानी कि वही बेहुदगी वाली बातें जो सजेस्टिव हो या टेंडिंग हो, यानी जिसमें हम इस तरह की बातें करें कि जो बड़ों की, एडल्ट की बातें हैं, जो छोटों को जेवर नहीं देती हैं, तो जिनको हम बड़ी बेशर्मी की बातें कहते हैं, उनको लिव्ड एसोसिएशंस कहा इसने। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। तो उसके लिए म्यूजिक में ये चीज़ें थी, म्यूजिक में गाने में होती हैं आमतौर से। हम जब गाने सुनते हैं तो आमतौर से एडल्ट चीज़ें होती हैं, बेहयाई बेशर्मी की बातें होती हैं, तो उसके लिए यही था। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती थी, वो पुराने तर्ज की औरत थी, इसलिए उसको यही ख्याल था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots, of beggars, and not meant for gentle folks. It was the monopoly of harlots. It was the monopoly of harlots, and ऑफ नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए, एंड beggars. तो क्या था, ये मोनोपोली थी harlots की और beggars की, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, और ये जेंटल फोक्स के लिए मेंट नहीं थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ, यानी कि ये मोनोपोली थी कौन सी, ये म्यूजिक का होना। म्यूजिक के लिए कहा इसने, इट से मुराद यही है। व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर्स टू द म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या था, ये मोनोपोली थी harlots के लिए। harlots के लिए ये जो मोनोपोली होती है जब खास किसी का ही हक हो, एक ही, या एक एसोसिएशन है, एक बंदे का, एक किसी भी एक यूनिट का, अगर हम एक एंटिटी मानते हैं, अगर उस एंटिटी का कोई हक हो किसी चीज़ पर, तो उसको कहते हैं हम मोनोपोली, यानी कि एक का कंट्रोल, एक का हक सारा। तो ये उसके हिसाब से ये म्यूज़िक जो था, क्योंकि इसकी लिव्ड एसोसिएशंस थी, तो ये मोनोपोली था harlots का। harlots मतलब बदकिरदार औरतें जो बुरा काम करती हैं, बदकिरदारी होती है उनमें, तो harlots की मोनोपोली थी, यानी उनका ही हक था। म्यूजिक वगैरह ये उनका ही, और उन औरतों का ही हक था। एंड बेगर्स, और भिखारियों का हक। और जाहिर है ये दोनों सोसाइटी में गिरी हुई पोजीशंस हैं, harlots हूँ या बेगर्स हूँ, तो ये उनका ही हक था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, और ये इसका मकसद नहीं था जेंटल फोक्स के लिए, यानी ये मेंट फॉर नहीं थी जेंटल फोक्स के लिए, यानी कि म्यूजिक जो था जेंटल फोक्स के लिए नहीं था, उसका मकसद जेंटल फोक्स नहीं थे। म्यूजिक बनाया नहीं गया था शरीफ लोगों के लिए। जेंटल फोक्स से यही सेंस लिए, शरीफ लोग, यानी बाकी जो लोग होते हैं, एक तो harlots और beggars, ये लोली पीपल होते हैं, जो गिरे हुए लोग माने जाते हैं सोसाइटी में, और बाकी जो है वो जेंटल फोक्स कहलाएंगे। तो उनके लिए ये ठीक नहीं था, ये harlots और beggars के लिए म्यूजिक था उस दादी के कहने के मुताबिक।
शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने कहा कि जब उसने बताया ना मुझे अब म्यूजिक के लेसन्स हो रहे हैं, म्यूजिक की पढ़ाई होगी, तो शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी खामोशी में डिसअप्रूवल था। इसकी खामोशी का मकसद क्या था, वो मीन क्या करती थी? डिसअप्रूवल। एक होता है अप्रूव करना किसी चीज को, अप्रूवल होता है एक्सेप्टेंस, किसी चीज में अपनी रजामंदी जाहिर करना। टू अप्रूव समथिंग, यानी उसको लाइक समथिंग करना या उसको एक्सेप्ट करना, ये हुआ अप्रूवल। ये है उल्टा इसका, डिसअप्रूवल, टू डिसअप्रूव समथिंग। जब आप किसी चीज को डिसलाइक करते हो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू यू, तो इसका मतलब है आप उसको डिसअप्रूव करते हो। तो बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी खामोशी में डिसअप्रूवल था, इसमें इसकी खामोशी में नापसंदीदगी थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, कहता है वो उसने रेयरली मेरे साथ बात की इसके बाद उसने बात की, लेकिन कभी कभार ही। वो अब ज़्यादा बातें नहीं करती थी इसके साथ, इस लड़के के साथ। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, रेयरली होता है मतलब बहुत ही कम, नायाब तरीके से। रेयरली होता है मतलब रेयर अंदाज में, रेयर होता है जो ज़्यादा नहीं मिले। यहाँ टाइम से मुतालिक है कि कभी कभार ही वो मेरे साथ बात करती थी। When I went up to university, कहते जब मैं यूनिवर्सिटी गया, अब आगे पढ़ाई चल रही नहीं इसकी, तो when I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, तो मुझे अपना एक कमरा दिया गया। अब जाहिर है कि ये अब जवानी वाली स्टेज है, तो मुझे एक अपना कमरा दिया गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। अब इसको मतलब हॉस्टल जो इसको जो घर में अलग से एक कमरा दिया गया, तो जाहिर है कि अब और सेपरेशन है दादी से, दादी के साथ इकट्ठे नहीं रह रहा ये। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था, जो मुश्तरका एक जोड़ था, एक दादी को के दरमियान और इसके दरमियान जो लिंक था कॉमन, यानी कि एक कमरे में बैठने का, एक कमरे में दोनों एक साथ रहते थे, तो वो दैट वाज स्नैप्ड, वो चटक गया, उसको काट दिया गया। एक झटके से काटने को स्नैप कहा जाता है। तो ये एकदम कट गया, ये लिंक इनका आपस में। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion विद रिजिग्नेशन, और कहता है मेरी दादी माँ ने एक्सेप्ट किया अपनी seclusion को, अपनी अलाइदगी को। seclusion होता है टू seclude someone, यानी कि टू सेपरेट someone। तो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion, मेरी दादी माँ ने अपनी seclusion को, अपने अलाइदा होने को एक्सेप्ट किया विद रेजिग्नेशन, एक रेजिग्नेशन के साथ, एक अपने आप को रिज़ाइन करते हुए, अपने आप को मतलब छोड़ते हुए, यानी कि हाँ जी ये ठीक है कि जो हुआ तो सो हुआ, ठीक है। इस तरह से कहने को इसको कहते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है जब इंसान जो है एक बात को एक्सेप्ट करे कि ये इस तरह से होगा तो मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ देने की सेंस रेजिग्नेशन में है, और यही इसकी दादी ने अब एक्सेप्ट किया रेजिग्नेशन के साथ, एक समझ के साथ कि वाकई चलो जो भी है ठीक ही है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और कहता है वो रेयरली छोड़ती थी अब स्पिनिंग व्हील को टू टॉक टू एनीवन, कि किसी के साथ बात करे। तो रेयरली का वर्ड ऊपर भी आया, रेयरली मतलब कभी कभार ही, नायाब तरीके से ही। तो शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो कभी कभार ही अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी कि दूसरे के साथ बात करे। स्पिनिंग व्हील से मतलब है चरखा, ये चरखे पर काटती रहती थी, अब ये कभी कभार ही उसको छोड़ देती थी दूसरे के साथ बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और कहता है सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, सूरज चढ़ने से लेकर सूरज डूबने तक। सनराइज होता सूरज चढ़ना, एंड सनसेट होता सूरज डूबना। तो सूरज चढ़ने से सूरज डूबने तक, तो मतलब दोनों, सूरज के चढ़ना और सूरज का उतरना, ये दोनों टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सुबह से शाम तक। शी सैट बाय द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो व्हील्स के साथ बैठी रहती थी, स्पिन करती हुई और प्रेयर्स को रिसाइट करती हुई। व्हील जो है, यहाँ जो व्हील आया सेंस में,
ये व्हील जो है ये एक्चुअली यही व्हील है, स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील के साथ वो बैठती रहती, यानी कि चरखे पर रहती, स्पिन करते हुए, काटते, स्पिन होता काटना, यानी चरखे से जो धागा निकाला जाता है ना, वो जो खास टेक्निक के साथ, तो उसको कहा जाता है स्पिनिंग, स्पिन करना। तो वो व्हील पर बैठी होती थी, स्पिन करती हुई काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर को पढ़ती रहती थी। जो अपनी जो विरद था उसका, जो जो भी जो अल्फाज कहने थे उसने, रिलीजियस मजहबी जो अल्फाज वो कहती थी, जो प्रेयर्स जो ऊपर हमने पढ़ा, रोजरी पर वो प्रेयर्स कहती रहती थी, वो पढ़ती रहती थी जो भी पढ़ना था मजहबी, तो चाहे दुआ हो या कोई वजीफा हो या जो भी कुछ है, तो वो पढ़ती रहती थी उसी स्पिनिंग के दौरान में भी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और कहता सिर्फ आफ्टरनून में, सिर्फ बाद दोपहर में, आफ्टरनून से मतलब है तो पता है आपको कि बाद दोपहर, ओनली इन द आफ्टरनून, बाद दोपहर के बाद, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, कि वो एक अरसे के लिए, एक वाइल मैंने शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट टाइम के थोड़े से वक्फे के लिए, शी रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स करती, वो थोड़ा सा आराम करती, यानी कि स्पिनिंग करना छोड़ देती, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करने के लिए, स्पैरोज को खिलाने के लिए। वो पहले ही पढ़ा हमने कि ये स्पैरोज को फीड करती थी, अब यहाँ पर गाँव में तो वो कुत्तों को खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द विरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, कहता जबकि वो बैठी होती थी विरांडा में, रोटियों को तोड़ते हुए, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटी को तोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स होते हैं टुकड़े, लिटिल बिट्स हुए और छोटे टुकड़े, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांटते, ब्रेड को काटती हुई बैठी होती थी विरांडा में। हंड्रेड्स ऑफ, तो जब वो बैठी होती तो क्या होता, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेडलैम ऑफ चिरापिंग्स। तो सैकड़ों, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, सौ की तादाद में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे बर्ड्स यानी चिड़ियाँ, बाकी परिंदे भी होंगे, चिड़ियाँ, कलेक्टेड राउंड हर, वो इकट्ठे हो जाते, कलेक्ट हो जाते राउंड हर, उसके आसपास, क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेडलैम ऑफ चिरापिंग्स, और वो क्रिएट करते, पैदा करते वर्टेबल बेडलैम ऑफ चिरापिंग्स, चिरापिंग का एक बेडलैम एक चिरापिंग्स का वो पैदा करते। तो वेरिटेबल यहाँ पर इंटेंसिफायर यूज किया गया, तो किसी चीज़ को हम जब मतलब ज़्यादा इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, ज़्यादा ज़ोरदार बनाना चाहते तो इसका इंटेंसिफायर का वर्ड यूज़ करते हैं, या वेरिटेबल को उसी सेंस में यूज़ किया जाता है। वैसे वेरिटेबल का मतलब होता है नॉट काउंटरफीट, यानी कि जो जेन्युइन हो, कोई चीज़ जो ठीक हो, तो ये जेन्युइन एक्चुअली वो सेंस भी है यहाँ पर। वो क्या करते थे, वो बर्ड्स वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो ब्रेड तोड़ती रहती थी छोटे छोटे बिट्स में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वर्टिबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स वो इकट्ठे होते थे इस अंदाज में। अब वर्टिबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, बेडलैम होता है मतलब एक ऐसा एक ऐसी स्टेट जिसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। तो चिरापिंग्स की एक बेडलैम होती थी, चिरापिंग्स मतलब जो चिड़ियाँ जो चहचाती हैं ना, चिरप करती हैं, चिरप, तो उनकी चहचाने को हम चिरप कहते हैं। तो चिरपिंग्स जो है वो कलेक्टिव चिरप है, यानी कि सबका इकट्ठा चिरप करते रहना, तो चिरपिंग्स हो जाती थी। तो चिरपिंग्स जो चिरप जो उनका था, चिरपिंग्स जो कलेक्टिव चिरप करना था चिड़ियों का इकट्ठे चहचाना था, तो वो एक कन्फ्यूजन बनता था, बेडलैम हो जाता था चिरपिंग्स का। कोई इधर से चहचा रहा है, उधर से चाह रहा है, उधर से भी आवाज़, उधर से भी आवाज़, तो ये है बेडलैम चिरपिंग्स का। और वेरिटेबल यानी कि शदीद, काफ़ी ज़्यादा ये चिरापिंग्स का बेडलैम होता, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी बेडलैम की चिरापिंग। जाहिर है जब ये रोटियां फेंक रही तो चिड़ियाँ चहता रही, इधर से भी कोई भी इधर, कोई इधर, तो चिड़ियाँ और चहचा रही हैं। तो इसी के लिए ये वर्ड्स इसने यूज़ किए हैं यहाँ पर, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरापिंग्स, यानी कि खासी तादाद में कन्फ्यूजन होती थी, चहचाट की कन्फ्यूजन ये पैदा होती थी जब वो इसके सामने आती
जब चिड़ियों के साथ चिड़ियों को ये रोटियां फेंकती होती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, तो उसमें से कुछ आती थी और पर्च हो जाती थी उसकी लेग्स पर, यानी कि वो उसकी टांगों पर बैठती थी। पर्च होता वैसे इसका परिंदे का जो पंजे के जरिए से बैठ जाना किसी ब्रांच पर, उसको पर्च कहते हैं। यहाँ तो लेग पर बैठी रही है, तो इसके लिए भी यहाँ उसने पर्च का यूज़ किया। तो सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उसकी लेग्स पर पर्च होती थी, यानी कि इसकी टांगों को पकड़ के वहाँ बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसकी कांधों पर पर्च होती थी, कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और उसमें से कुछ यहाँ तक कि उसके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, और वो स्माइल करती, मुस्कुराती थी और पूरे जिस्म पर उस पर बैठी बैठी होती थी, कांधे पर, सर पर, टांगों पर, कहीं भी। तो शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी वो उनको शू अवे नहीं करती थी। शू अवे समथिंग होता है जब हम ये कहते हैं टू शू अवे समथिंग, शू करके किसी को भगाना, शू शू अवे होता है करके भगा देना। जैसे परिंदों को हम भगाते हैं शू करके, तो वो कभी भी शू करके चिड़ियों को नहीं भगाती थी। कोई शू की आवाज निकालती थी भगाने के लिए, ऐसा वो कभी नहीं करती, बल्कि मुस्कुराती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये हुआ करता था। इट यूज टू बी, ये यूज टू फिर आया, यूज टू बी, इट यूज टू बी, ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, सबसे खुश आधा घंटा, खुशी का खुशी तरीन, खुश तरीन, हैप्पीएस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म में है। ये हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव जो है वो कुछ एडजेक्टिव एक होते हैं क्लासिफिकेटरी एडजेक्टिव, एक होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। तो ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स जितने भी हैं वो उनकी हमें 3 फॉर्मेट होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया गया है हैप्पी को, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट होता है सबसे टॉप वाली डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री सबसे बेहतरीन क्वालिटी। तो वो हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था, सबसे बेहतरीन आधा घंटा होता था ऑफ द डे, दिन का फरहार, उसके लिए सबसे बेहतरीन आधा घंटा होता था उस दिन का, ये उसमें ऐसा हुआ करता था। तो बाकी हम आगे कल पढ़ते हैं।